द वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है तथा शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं तथापि वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव इस भावना को व्यक्त किया है कि भारत का विशाल भूखंड एक है। इस प्रकार विभिन्नता के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता बनी हुई है। निर्जातीय तत्व आदिकाल से ही भारत में विभिन्न जातियां निवास करती थीं, जिनकी भाषाओं, रहन सहन, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में भारी विषमता थी। भारत में निर्जातीय तत्वों की पहचान प्रधानतः भौतिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक लक्षणों पर आधारित है। नृतत्व विज्ञान मानव की शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी प्रजाति का निर्धारण करता है। इसके दो प्रधान मानक हैं: 1. सिर संबंधी सेफेलिक इंडेक्स, 2. नासिका संबंधी नेसल इंडेक्स। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन जनजाति में लंबे तथा चौड़े दोनों ही सिरों वाले लोग विद्यमान थे, जैसा कि प्राचीन कंकालों एवं कपालों से इंगित होता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानवों के प्रस्तुत अवशेष अत्यल्प है, किंतु नृतत्व एवं भाषा विज्ञान की सहायता से यहाँ रहने अथवा आवर्जित होने वाली प्रजातियों तथा भारतीय संस्कृति के विकास में उनके योगदान का अनुमान लगाया गया है। B0S0 गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया है। ऑरेंडरी 1. नेग्रिटो 2. प्रोटोआस्ट्रलाइड 3. मंगोलियन 4. मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय 5. पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस ब्राखिसीफाल्स 6. नार्डिक। भाषाविदों ने उपयुक्त प्रजातियों को 4 भाषा समूहों के अंतर्गत समाहित किया है: ईट ऑस्टिक, 2. द्रविडियन, 3. इंडो यूरोपियन, 4. तिब्बतो चाइनीज। इनका विवरण इस प्रकार है: 1. नेग्रिटो निग्रिटा, यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी। अब यह स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन तथा त्रावणकोर की कदार एवं पलियन जनजातियों, असम के अंगामी नागाओं, पूर्वी बिहार को राजमहल पहाड़ियों में बसने वाली बांगड़ी समूह तथा ईरुला में देखे जा सकते हैं। ये नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होंठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। इनकी प्रमुख देन धनुष बाण की खोज एवं आदिवासियों में मिलने वाले कुछ धार्मिक आचारों तथा 2-4 शब्दों तक सीमित है। हदन का विचार है कि बट पीपल पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यता, स्वर्ग पद पर दानवों की पहरेदारी संबंधी विश्वास आदि नेग्रिटो प्रभाव से ही प्रचलित हुए। 2. प्रोटोऑस्ट्रलाइड प्रोरोएस्ट्रलॉइड, ये भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे तथा उनकी बोली ऑस्टिक भाषा समूह की थी। इसका कुछ उदाहरण आदिम कबीलों की मुंडा बोलों में आज तक पाया जाता है। तिनवेली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित निषाद जाति इसी वर्ग की है। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांश दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें मृदभांडु बनाने तथा कृषि का ज्ञान था। चावल, कदली, नारियल, कपास आदि का ज्ञान था। ना पता मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कार्यों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग, लिंगोपासना, निछावर प्रथा का प्रारंभ, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथि गणना, नाग, मकर, हाथी, कच्छप आदि की पूजा का प्रारंभ भारतीय संस्कृति को इस प्रजाति की प्रमुख देन स्वीकार की जाती है। 3. मंगोलावड़, ये छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे बड़े सिर, पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे। इस जनजाति ने पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश किया। इस प्रजाति के तत्व मीरी, नागा, बोडो, कोंड, भोटिया तथा बंगाल, असम की जातियों में मिलते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा से मिलती है। संभवतः मंगोल जाति के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा एवं कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ।
मोहेंजोदड़ो की कुछ छोटी छोटी मृणमूर्तियों तथा कपालों में इस जाति के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। 4. मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में आई तथा अंतर्विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गईं। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान हैं। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा भाषी प्रदेश में, दूसरी पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में तथा तीसरी सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। इसके अस्थि पंजर सैंधव सभ्यता में भी मिलते हैं। ये लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल, भूरी त्वचा वाले होते हैं। इनकी प्रमुख देन है नौ परिवहन, कृषि एवं व्यापार वाणिज्य, नागर सभ्यता का सूत्रपात आदि। कुछ विद्वान द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता मानते हैं, किंतु यह संदिग्ध है। भाषाविदों का विचार है कि भारत में भारोपीय भाषा में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ संपर्क का ही परिणाम था। 5. पश्चिमी ब्रैकाइसेफलस। इनकी भी 3 शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मीनाइड। यूरोप में अल्प्स पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण इस प्रजाति को अल्पाइन कहा जाता है। गुजरात, बिहार, उत्तर तथा मध्य भारत में यह प्रजाति पाई जाती है। ये चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक, पीली त्वचा वाले होते हैं। इनकी डिनारिक शाखा बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्र में रहती है। तीसरी शाखा आर्मीनाइड है, जिसके तत्व मुंबई के पारसियों में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति को इनका योगदान स्पष्ट नहीं है। 6. नार्डिक। इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। ये लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे एवं घुंघराले वालों वाले लक्षणों से युक्त थे। सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब में बसी होगी तथा वहां से धीरे धीरे देश के अन्य भागों में फैल गई। किंतु आर्य वस्तुतः एक भाषिक पद है जिससे भारोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। यह नृवंशीय पद नहीं है, अतः आर्य आव्रजन की धारणा भ्रामक है। प्रजाति की परिकल्पना कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारत में सभ्यता का जन्म नहीं हुआ, यहाँ तो बाहर से ही लोग आए और बस गए। संस्कृत भारत की भाषा नहीं थी, ये तो मध्य एशिया से भारत में आई थी। मैक्स मुलर तथा सर विलियम जोना के अनुसार आर्य प्रजाति भारत की नहीं थी। उन्हीं के अनुकरण पर कुछ तथाकथित भारतीय प्रगतिवादी इतिहासकारों ने आर्यों को घुमक्कड़, घुसपैठिया तथा आक्रमणकारी सिद्ध कर दिया। द्रविड़ों को भी भूमध्य सागरीय माना गया। इलियट स्मिथ का तो कहना है कि विश्व की समस्त सभ्यताएं मिस्र में जन्मी तथा वहीं से अन्य देशों में फैली थीं। किंतु पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित प्रजाति का सिद्धांत अत्यंत भयावह एवं कुटिलतापूर्ण है। यूरोपीय ईसाई मिशनरियों तथा विद्वानों ने भारत को सदा औपनिवेशिक दृष्टि से देखा। यह सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क गढ़े गए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अपना कोई वैशिष्ट्य नहीं है तथा ईसा के 2000 वर्ष पहले यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में रहते बाली प्रजातियां ही भारत में विभिन्न मार्गों से आई तथा अपनी सभ्यता स्थापित किया। पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य तथा द्रविड़ शब्दों को प्रजाति तथा स्थानवाची माना, जिसका प्रतिकार भारतीय विद्वानों ने नहीं किया। भारत तथा उसकी संस्कृति को जाति, प्रजाति, नृवंश, स्थान, भाषा, भूगोल आदि के आधार पर विभाजित करने का जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रचा था, उसे ही प्रगतिवादी विद्वानों ने प्रायः मान्यता प्रदान कर दी तथा संस्कृति शब्द की मूल अवधारणा को ही आयातित स्वीकार कर लिया गया। आर्य तथा द्रविड़ जैसे शब्द प्रजातिगत न होकर गुणवाचक है और इसी अर्थ में इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में हुआ है। आर्य का अर्थ है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष, स्वामी, विद्वान, समाज का अग्रणी वर्ग आदि। इसी प्रकार द्रविड़ का अर्थ है समृद्ध वर्ग, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति, ऐश्वर्यवान पुरुष आदि। अतः इन शब्दों के आधार पर प्राचीन भारत में जाति, प्रजाति, नृवंश आदि की परिकल्पना करना उचित नहीं होगा। इतिहास जानने के साधन भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव सा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है।
यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोट्स, थ्यूसिडाइडीज अथवा लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए, जैसा कि यूनान, रोम आदि देशों में हुए। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने आरोपित किया कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। लोएस डिकिंसन के अनुसार हिंदू इतिहासकार नहीं थे। भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है। फलस्वरूप उसमें नगण्यता तथा जीवन की निस्सारता जन्म लेती है। उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुःस्वप्न के रूप में होती है और दुःस्वप्न का कोई इतिहास नहीं होता है।